टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करा था। हमने प्रूव करा था कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और फिर हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा था जिसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि कोई भी डायगोनल्स ले लो, अगर वो इक्वल है और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा एक रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम। देखो, अ कारपेंटर नीड्स टू पुट 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। तो वुड तो मेरे पास अभी है नहीं, तो ये है सपोज करो 2 स्ट्रिप्स ऑफ वुड। ओके, और उस कारपेंटर को ऐसे ऐसे प्लेस करना है इन 2 स्ट्रिप्स को, सो दैट व्हेन अ थ्रेड पासेस थ्रू द एंड पॉइंट्स, ताकि जब वो थ्रेड से उसके एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करे तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बने वो एक रेक्टेंगल बने। और उन्होंने बता दिया है कि एक स्ट्रिप की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब तुम बताओ दूसरे स्ट्रिप की लेंथ कितनी लेनी चाहिए ताकि वो रेक्टेंगल बने, और वो किस तरह उन्हें काटना चाहिए, ऐसे ऐसे प्लेस करना उसको। क्वेश्चन देखो, ऐसे वो बोल रहा है कि उसको ऐसे स्ट्रिप ऑफ वुड लगाना है और फिर इसके एंड पॉइंट्स को ना ऐसे ऐसे जैसे लगा लिया, और उसके एंड पॉइंट्स को ऐसे, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, इन एंड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसे। तो ये जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल वो ऐसा होना चाहिए कि वो रेक्टेंगल बन जाए। तो वो बोल रहे हैं कि कैसे प्लेस करना चाहिए, ऐसे प्लेस करना चाहिए या फिर ऐसे प्लेस करना चाहिए या फिर ऐसे प्लेस करना चाहिए। अलग अलग क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, तो किस तरह प्लेस करना चाहिए ताकि वो रेक्टेंगल बने। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि अगर डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, अगर ये दोनों डायगोनल्स मैंने इक्वल ले लिए, इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, और मैं उनको ऐसे काटूं कि वो बाइसेक्ट कर रहे हो, मतलब उनको ऐसे काटूं कि ये वाली लेंथ के इक्वल हो और ये वाली लेंथ के इक्वल हो, मतलब सारी लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये वाली सब इक्वल हो गई थी, हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था। तो अगर ऐसे वो प्लेस करेगा तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक रेक्टेंगल ही बनेगा। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया, गिर गया, हाँ, अब हमें समझ आ गया कि लेंथ ऑफ अदर स्ट्रिप भी हमारे 8 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कैसे ज्वाइंट होना चाहिए? दे शुड बी ज्वाइंट एट द मिड पॉइंट, सो दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर का डायगोनल था तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर था। सिमिलरली ये भी 8 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लिया हमने, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे कारपेंटर इजीली एक रेक्टेंगल बना पाएगा विदाउट मेजरिंग कि हाँ ये वाली साइड ये वाली की इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड ये वाली इक्वल की होनी चाहिए, एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, कुछ नहीं, बस डायगोनल्स लिए, इक्वल लिए, बाइसेक्ट करवाए, रेक्टेंगल बन गया। और ऐसे ही कारपेंटर्स होते हैं या फिर कोई भी जैसे लकड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं, वो अगर रेक्टेंगल उनको बनाना होता है तो ये टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब तुम्हारी बुक में 3 टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है, तो ये 3 टर्म्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जस्ट बता दूं। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? उसकी प्रॉपर्टी है ये, उसका बिहेवियर है वो। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी कि सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब क्या मैंने तुम्हें इसका कोई प्रूफ करवाया था? नहीं, मैंने बोला भाई ये प्रॉपर्टी है, ये एक रूल की तरह है तुम्हारे लिए, इसके लिए हम कोई प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी। अब डिडक्शन पे आते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। अब तुमने बोला कि मैम ऐसे कैसे मान ले, इसको डिड्यूस करो, इसको प्रूफ करो। फिर हमने इसको प्रूफ करा था कि हाँ ये इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। हमने कैसे प्रूफ करा था? इसमें हमने एंगल सम भी लगाई होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी लगाकर प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग लगाकर हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो डिडक्शन मतलब क्या होता है? हमने कोई चीज प्रूफ करी जब, कैसे? लॉजिकल रीजनिंग लगाकर, या सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है वो लगाकर, कोई रूल लगाकर, कुछ भी, उसको हमने रिड्यूस करा, उस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करा, तो वो एक डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करो हमारे पास इसका प्रूफ नहीं होता, मैं बोलती कि अभी तक प्रूफ ही नहीं कर पाया कोई कि डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है,
तो क्या होता, वो एक कॉन्जेक्टर होता। कॉन्जेक्टर का मतलब होता है गैस, कि मैं गैस कर रही हूं, मैंने 100 रेक्टेंगल बनाए, मैंने 100 रेक्टेंगल्स की डायगोनल मेजर करी, 100 रेक्टेंगल में डायगोनल जो थी वो इक्वल हो गई, 100 रेक्टेंगल में जो दोनों डायगोनल्स थी वो इक्वल हो गई। अब मुझे लगा भाई 100 डायगोनल में ये रूल फॉलो हो रहा है, तो मेरा गैस वर्क है, मेरा कंजेक्टर यही है कि भाई डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। लेकिन इसमें क्या गारंटी है कि जो 101 रेक्टेंगल में जो बनाऊंगी उसमें भी डायगोनल्स इक्वल हो गए? तो यहाँ पे 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये गैस वर्क पे आधारित है, ये गैस वर्क पे बेस्ड है। देयर इज नो फॉर्मल प्रूफ हियर। डिडक्शन में हमने प्रूफ करा था, प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक अ रूल। क्लियर हो गया? ये 3 टर्म्स समझ आ गए? चलो अब हम करते हैं एक और प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है, मैंने तुम्हें बता दिया कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, उसकी वो हमने प्रूफ भी कर लिया था। फिर हमने ये भी बता दिया था कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और उसका भी प्रूफ कर लिया था। अब मैंने बोला था अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल। तुमने ये नहीं सोचा कि उसका प्रूफ कब करेंगे, तो आओ उसका करते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमें गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो भी चीज गिवन होती है वो लिख लिया, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या है? AB और CD। मतलब हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू का सिंबल बताया था फर्स्ट क्लास में, CD। और हमें ये प्रूफ करना है BC और AD पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू AD। हमें ये 2 चीजें प्रूफ करनी है। अब तुम बोलोगे कि मैम इसमें गिवन क्या है? भाई मैं तुम्हें ये बोलूंगी गिवन ABC रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है, और तुम्हें जितनी भी प्रॉपर्टीज पता है ना रेक्टेंगल की वो सारी गिवन में ही है, एक्सेप्ट ये चीज। हमें जो प्रूफ करनी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको छोड़कर जो भी तुमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होती है वर्टिस एंगल्स जो होते हैं, वो सब कुछ तुम्हारा गिवन है, वो सब कुछ तुम यूज कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर दिस वन की हमें प्रूफ करनी है। क्लियर हो गया? चलो अब कैसे प्रूफ करेंगे? इसका प्रूफ बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। कैसे करना है? देखो ये एंगल्स है 90 डिग्री, ठीक है। पैरेलल लाइंस फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था तुम्हें कि अगर 2 पैरेलल लाइंस है मतलब वो कभी भी नहीं मिलेगी, कितना भी आगे बढ़ा लो। उसको एक काटा, ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल्स हो गए ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो एंगल्स हो गए ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अंदर की तरफ, वो 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि अगर ये AB पैरेलल होता CD के, अभी है नहीं, अगर हम एज्यूम करते ये होता तो BC ट्रांसवर्सल होता है ना, और फिर एंगल B और एंगल C जो होता वो 180 डिग्री के बराबर होता, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अंदर की तरफ है ये, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एड अप टू 180 डिग्री। और अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो हम ये सुनो फिर से, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। सेकेंडली अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, अगर मैंने कोई भी लाइन ले ली जिसमें मैंने बोला कि भाई ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो तुम्हें समझ आ गया कि भाई ये तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और इनका 180 डिग्री सम हो रहा है। अगर ये फुलफिल हो रही है ये वाली प्रॉपर्टी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है CD वो आपस में पैरेलल है, तो दोनों वेज चलता है। अगर ये पैरेलल गिवन है तो ये चीज तुम लगा सकते हो, अगर ये चीज गिवन है तो तुम ये चीज लगा सकते हो, ये चीज कंक्लूड कर सकते हो कि ये दोनों साइड्स पैरेलल है। क्लियर हो गया? और पैरेलल का सिंबल भी होता है, जैसे तुमने रेक्टेंगल में पढ़ा था ना कि अपोजिट साइड इक्वल के लिए तुम दोनों तरफ एक एक डंडी बना देते हो, तो तुम्हें पता चल जाता है ये वाली साइड लेंथ ये वाली साइड लेंथ के इक्वल है। पैरेलल लाइंस को डिनोट करने के लिए अगर मेरे को कहना है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो मैं देखो ऐसे बनाऊंगी, एक एरो बना दिया और यहाँ पे भी एक एरो बना दिया, इसका मतलब है AB और CD पैरेलल है। क्लियर हो गया? ये कुछ सिंबल्स और नोटेशंस है मैथ्स में, वो तुम्हें जितनी जल्दी आ जाए, जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। अलग अलग चीजें समझना, कोई बुक में ऐसा लिखा हो तो तुम कंफ्यूज मत होना ना, ठीक है। अब ये सब छोड़ो, अब मैंने बोला कि अगर किसी भी 2 लाइंस के बीच में अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब वो 2 लाइंस पैरेलल है। तो भाई हम ये लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल C, ये जो एंगल B प्लस एंगल C है वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है जो कि 180 डिग्री है।
and they form the interior angles on the same side of transversal, and they form the interior angles on the same side of transversal when, कब ये कब बनाएगी वो वाले एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, when AB will be parallel to CD and BC acts as a transversal, as a transversal. ठीक है, पूरा लिख देना. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, ये समझ आ गया. अगर कोई भी दो लाइंस है उनके बीच वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री बना रहे हैं तो ये दो लाइंस हम कह सकते हैं ये पैरेलल होंगे. तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हेंस AB पैरेलल टू CD. तो हमने एक चीज तो प्रूफ कर दी, ये वाली चीज हमने प्रूफ कर ली, इजी था. ठीक है, अब हमें ये दोनों साइड्स पे आते हैं कि हमें AD और BC इक्वल चाहिए. अब मुझे बताओ अगर AD और BC पैरेलल होते और अगर ये ट्रांसवर्सल होता, दिख रहा है CD, ठीक है, तो ये होते इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ध्यान से देखो, ये पैरेलल था और यहाँ पे ट्रांसवर्सल बनाया, तो ये वाले एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई कर रहे हैं. ये है ट्रांसवर्सल इस बार. ठीक है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऊपर की तरफ ये और ये दोनों एंगल लाई कर रहे हैं और इन दोनों का एंगल का सम भी एंगल D प्लस एंगल C भी हमारा क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है. और दे ऑल्सो फॉर्म द इंटीरियर एंगल्स व्हेन DC acts as a transversal and when BC is parallel to AD and hence we can write AD parallel to BC. ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का जो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि भाई तुम पैरेलल लाइन लो और बोलो ये और ये का सम 180 डिग्री है इसलिए ये दो लाइन पैरेलल, नहीं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होना चाहिए. क्लियर है, अगर 180 डिग्री सम आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है. और हेंस हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया. हेंस वी कैन से अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल. क्लियर हो गया. चल, अब बस एक चीज और बची है. अब याद है मैंने कि जब इससे पहले वाली क्लास में लास्ट क्वेश्चन जब करवाया था, है ना, उसमें था कि डायगोनल 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर उसमें एक पार्ट पे पूछा था व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, है ना. और फिर जब मैंने बोला था कि 90 डिग्री हमने सारे एंगल्स प्रूव कर दिए थे, तो मैंने बोला था कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर तुम्हारे एंगल्स, सारे एंगल्स 90 डिग्री हुए तो वो एक रेक्टेंगल होता है. मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लूं मैं और उसमें एंगल्स अगर 90 डिग्री बना दिए मैंने तो दिस विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल. अब तुम बोलोगे मैम गलत बोल रहे हैं, अब यहाँ पे गलत हो गया. स्क्वायर भी तो होता है, स्क्वायर भी तो होता है, उसमें भी एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं, इतना तो हमें पता है अभी से. क्या ये रेक्टेंगल थोड़ा होता है, लेकिन ये तो स्क्वायर होता है. तो मैं बोलूंगी बेटा रुको जरा, सब्र करो, अभी इस पे आएंगे. एक्चुअली में ये भी एक रेक्टेंगल ही होता है, लेकिन अभी मत जाओ उस पर. अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्यों और कैसे होता है. ठीक है, चलो. अब हाँ, अब मैंने ये बोला था, अब मुझे बताओ इसको प्रूफ कौन करेगा. अब मेरे को प्रूफ करना है कि अगर एंगल्स 90 डिग्री हुए, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर में एंगल्स 90 डिग्री हुए, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटर एक रेक्टेंगल है. तो मुझे गिवन है, यहाँ पे मुझे गिवन है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये मुझे ऑलरेडी पता है. अब मुझे ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, टीपी मतलब टू प्रूफ, पूरा लिखना वैसे, टू प्रूफ कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. अगर मेरे को अब ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर देती हूँ, कोई अलग सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर देती हूँ ना रेक्टेंगल की, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि हाँ अगर ये एक चीज इक्वल हुई, 90 डिग्री के सारे एंगल्स हुए, तो बाकी सब प्रॉपर्टीज भी होगी रेक्टेंगल की. क्लियर हो गया. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं. अब मैंने क्या बोला था, अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है. ये तुम ऑलरेडी प्रूफ में तुम्हें पता है क्या करते हैं, हम ट्रायंगल्स में बांटते हैं. अब देखो ट्रायंगल्स में कैसे बांट सकते हो, दिमाग लगाओ. या तो पहला तरीका तुम ऐसे बांट दो, ट्रायंगल्स में ए बी सी डी. दूसरा तरीका था तुम ऐसे डायगोनली बांट देते. ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा सही रहेगा, फिर भी देखते हैं. ठीक है, ये वाला करते
तो तुम्हें अलग 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 करना पड़ता, ठीक है। इसको छोड़ो, ठीक है, तुम्हें दोनों साइड्स कवर हो जाएगी। अब देखो ये साइड कवर हो जाएगी, ये वाली साइड कवर हो जाएगी। हाँ, अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर देंगे और फिर हम कह देंगे हाँ भाई देख लिया रेक्टेंगल ही बना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एबीसी और एडीसी में कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, अब बताओ मुझे क्या क्या इक्वल हो सकता है। अब मुझे बताओ एंगल बी और एंगल डी तो गिवन है 90 डिग्री है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें भाई गिवन था। क्लियर हो गया, पहली चीज मिल गई। अब मुझे बताओ AC, ये जो AC है क्या ये दोनों में कॉमन है? AC तो दोनों में है ना, ABC में भी AC आ रहा है, ADC में भी AC आ रहा है, तो AC तो भाई AC के बराबर होगा ही ना, कॉमन है वो, ठीक है। अब मेरे को कुछ और भी चाहिए भाई। अब ऐसे थोड़ा ना, अब दो चीजों से मेरी कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करनी है? मेरे को तीन चीजें तो चाहिए, SAS हो या AAS हो या RHS हो या फिर क्या भूल गई मैं SSS हो, है ना। तो कुछ ना कुछ तो और चाहिए। अब मुझे बताओ एक चीज ध्यान से देख कर बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल हो गए? ध्यान से देखो, ये वाला मैंने आपको प्रूव करवा चुकी हूं मैं। दो तरीके से प्रूव हो सकता है, एक हमने लंबे तरीके से प्रूव करा था और एक मैंने बोला था उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर तुम आंखें खोलकर देखोगे कि ये जो चीज है ये पैरेलल होती है और ये होता है ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे तुम फंस गए, अगर तुमने यहां पे इसको यूज कर लिया कि भाई ए बी पैरेलल टू सी डी, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई ABCD रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है, तुमने उसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज कर ली? तुम्हें पता ही नहीं है कि AB और CD पैरेलल अभी तक की नहीं, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं, तो तुम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमें लंबा वाला तरीका लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें कर दिखाया कि ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं। रेक्टेंगल अगर हमें प्रूव करना है, अभी तक प्रूव ही नहीं करा हमने वो, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हम, सिर्फ हम गिवन वाली चीजें ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं ये पैरेलल की वजह से तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे को ये चीज अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, वही वाला तरीका, अगर आपको याद नहीं है मैं फिर भी बता देती हूँ। एंगल 1 लेबल कर देती हूँ उसको, इसको कर देती हूँ एंगल 2, इसको कर देती हूँ एंगल 3 लेवल, ठीक है। अब एंगल A 90 डिग्री है, ये गिवन है, ये यूज कर सकते हैं। एंगल A 90 डिग्री है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बना है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एंगल 2 90 डिग्री और 3, ये ADC ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? इन ट्रायंगल ADC तीन एंगल्स कौन से इस ट्रायंगल के? एंगल 2 90 डिग्री और एंगल 3, एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 3, ये बनाएंगे 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री अगर उधर चले जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री है। अब ये दोनों चीजें इक्वल हो गई क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है, ये भी 90 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए ना, ठीक है। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 दोनों साइड है तो इन दोनों को काट दो और फिर आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। और अगर हमें ये पता चल गया कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, अगर ये वाला एंगल, ठीक है, ये 2 लिखे रहने दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो अब हमारी क्या कोई कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग गई। अब ध्यान से देखना, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम राइट एंगल RHS लगा दो। भाई RHS की प्रॉपर्टी तुम्हें पता है क्या होती है? एक राइट एंगल होनी चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक साइड भी होनी चाहिए। क्या हमारे पास और कोई साइड है इक्वल? नहीं, तो हम RHS नहीं लगा सकते। हम क्या लगा सकते हैं? एक एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, ठीक है। एंगल साइड लगा सकते हैं, एंगल साइड लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय AAS ट्रायंगल लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्ग्रुएंसी में, फिर से देख लो। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब AB के सामने में क्या लिखूंगी? AB के सामने में क्या लिखूंगी? देखो AB का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम ये देखो कुछ और, तुम देखो AC
AC के बराबर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड पे AC AC आना चाहिए, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होनी चाहिए। देखिए 1 2 3, या तो यहाँ पे AC आएगा या तो यहाँ पे CA आएगा, क्योंकि भाई AC को मैं AC लिखूं या CA लिखूं, वन ऑफ द सेम थिंग। तो फर्स्ट और लास्ट को जब मैं पढ़ूं तो AC आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को मैं पढ़ूं तो AC आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को पढ़ूं तो मैं AC आना चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं अभी लिखने के। अभी मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे होता तो ABC बनता और यहाँ पे होता तो CDA बनता। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। कैसे देखेंगे, और भी देख लो भाई प्रॉपर्टीज चेक कर कर। B और D साथ में होने चाहिए, B और D साथ में होने चाहिए, ठीक है, ये तो सही है। इसमें देखते हैं B और D साथ में होने चाहिए, सेकंड पोजीशन B, सेकंड पोजीशन B D, ठीक है। अभी तक तो मेरे दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, अभी तक मुझे नहीं पता चला कि मैं इन दोनों में से क्या लिखूंगी। अब एक और चीज चेक कर लेते हैं, 1 और एंगल 3 इक्वल है। एंगल 1 क्या था एक्चुअली में, BAC, सेकंड फर्स्ट थर्ड ऐसे चलना चाहिए, BAC, ठीक है। अब वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 3 के मतलब ACD, तो मतलब BAC आना चाहिए हमारा CAD के, है क्या हो रहा है, BAC किस पे इक्वल होना चाहिए, DCA या ACD, ठीक है। एंगल B लिख लो, AC ये इक्वल है किसके, एंगल ACD। तो लेवलिंग में भी भाई ये फॉलो होना चाहिए। अब देखो BAC किसके इक्वल होना चाहिए, ACD के, नहीं भाई यहाँ पे तो DAC बन रहा है। BAC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, DAC, सेकंड फर्स्ट थर्ड ऐसे ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो क्या DAC चाहिए था हमें, DAC नहीं है भाई, ये ACD है। ACD को तुम DCA लिख सकते हो, या तो इधर से इधर जाओगे, इधर से ऐसे जाओगे, ऐसे नहीं कर सकते कि भाई जो बीच में एंगल है, एंगल C, जो बीच में एंगल C है वो सेम ही रहना चाहिए। ACD को मैं ACD भी लिख सकती हूँ और DCA भी लिख सकते हो, दोनों में एंगल C तो बीच में ही था, दोनों में एंगल C तो बीच में ही था। तो ये जो चीज है वो तो एकदम ही एलिमिनेट हो गई। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, BAC किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, DCA के, DCA यानी क्या बोला है, या तो इस एंगल को ऐसे पढ़ लो या उल्टा पढ़ लो, ACD या DCA कुछ भी चलेगा। अब लेबलिंग पता चल गई, समझ आ गई। तो लेबलिंग बहुत ध्यान से करना है हमें, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब क्या करना है हमें प्रूफ क्या करना था, ABCD रेक्टेंगल। अब ABCD रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैं इसमें CPCT लगाती हूँ भाई, CPCT, AB और CD इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ठीक है। और क्या बन सकता है, BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA, hence opposite sides are equal and so we can say that ABCD is a rectangle and hence it is proved। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलो अब करते हैं तुम्हारा डाउट क्लियर। अब तुमने मुझे बोला था इससे पहले कि मैम अभी कैसे बोल सकते हो कि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल ही होगा, क्या पता ये स्क्वायर हो, स्क्वायर के एंगल्स भी तो 90 डिग्री होते हैं। तो मैं बोलूंगी बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तुम बोलोगे हैं ये क्या हो गया। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, और इस पे भर भर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है हमें। अब क्या हुआ, मैं कुछ शेप्स बना रही हूं, अब मैं बोलूं यहाँ पे मैंने 3 शेप्स बनाई हैं और तीनों के तीनों रेक्टेंगल है। तुम बोलोगे मैम ठीक है ये तो समझ आ रहा है, 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है रेक्टेंगल है, 90 डिग्री है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री तो है लेकिन मैम ये तो स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे तो सिर्फ अपोजिट साइड्स थी लेकिन यहाँ पे तो सारी साइड्स है, तो ये भी रेक्टेंगल कैसे हो गया। तो ध्यान से समझो, जो स्क्वायर है ना वो बोलता है भाई जो मेरा है, नहीं स्क्वायर जो है ना वो रेक्टेंगल को बोलता है भाई जो तेरा है ना वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो तेरा नहीं है। मतलब स्क्वायर बोलता है कि मैं
रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करूंगा, मेरे अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होगी, मतलब मेरे पास अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। अगर तुम देखो, अगर तुम इन दोनों को छोड़ दो, अभी अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, मेरे को कोई रीजन नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स हाँ। अगर इन दोनों को देखोगे अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही। लेकिन मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज फॉलो करने के साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज अपनी की तरफ से भी लाऊंगा, प्लस सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। तो मतलब जो स्क्वायर है उसके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी है, प्लस सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है, मतलब वो रेक्टेंगल की तरह उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। एक्चुअली में तो सारी साइड्स इक्वल है, बट उस रेक्टेंगल को सब कुछ फॉलो करेगा ही करेगा। अपोजिट साइड्स इक्वल है, एंगल्स जो है ऑल एंगल्स वो 90 डिग्री हो गए, अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी, पैरेलल ऐसे लिख रही हूं, डायगोनल्स जो हो गए वो इक्वल भी हो गए, और डायगोनल्स जो हो गए वो बाइसेक्ट भी करेंगे। यही पढ़ी थी हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, और कोई तो नहीं पढ़ी थी, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब स्क्वायर बोलता है मैं सारी अपने अंदर समा रहा हूं, ये तो मैं फॉलो करेगा ही करूंगा, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी ला रहा हूं। अब अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ मेरी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होगी। एक्चुअली में वो कह रहा है मेरी सारी साइड्स इक्वल होगी, तो इसने इसको मॉडिफाई करा और बोला ऑल साइड्स इक्वल। पहली चीज उसने बोला ये सारी चीजें मैं तो लाऊंगा ही लाऊंगा, सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है, ठीक है, प्लस सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज तो ऑफ कोर्स है, ये तो सारी चीज फॉलो कर ही रहा है, प्लस उसने इसमें मॉडिफाई करा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। उसने एक और चीज मॉडिफाई करी, उसने बोला कि डायगोनल्स जो है ना मेरे वो इक्वल भी हो गए, वो बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल की तो सारी प्रॉपर्टीज है ही, लेकिन मेरे डायगोनल्स जो है ना वो मीट एट 90 डिग्री होंगे, और मेरे डायगोनल्स जो हो गए ना वो बाइसेक्ट करेंगे वर्टेक्स एंगल्स को। ये दो प्रॉपर्टीज उसने बिल्कुल ही अलग बताई है कि ये रेक्टेंगल के साथ साथ मैं ये सारी प्रॉपर्टीज भी अपने साथ लाऊंगा। अब तुम बोलोगे मैम इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल हो गए वो इक्वल हो गए, मतलब ये डायगोनल इसके इक्वल होगा, ये डायगोनल इक्वल है और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये चारों पार्ट्स इक्वल हो गए जैसे रेक्टेंगल में था सेम। लेकिन इसके साथ डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलो अब डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है, बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। वर्टेक्स एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसका डायगोनल। इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल ये वाले के एंगल के इक्वल होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल ये वाले के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल ये वाले के इक्वल होगा। समझ आया? अब इस पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसको प्रूव भी करवाएंगे दोनों चीजों का। लेकिन अभी तक के लिए ये समझ आ गया कि स्क्वायर में रेक्टेंगल की तो सारी प्रॉपर्टीज है ही, प्लस सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। अब क्या बात होती है? अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्क्वायर अगर मैं बोलूं कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो क्या ये सही बोल रही हूं मैं? क्या मैं ये लाइन सही बोल रही हूं कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल? तुम बोलोगे मैम स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो आ ही रही है, तो ऑफ कोर्स एवरी स्क्वायर तो रेक्टेंगल है ही ना, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही उसने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ली हुई है, वो सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज फॉलो कर ही रहा है, प्लस सम एक्स्ट्रा है। तो जो रेक्टेंगल का है वो तो उसका है ही ना, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। अब तो ऊपर से चली गई बात, अब कुछ समझ नहीं आई ना समझ, नहीं भी आई तब भी टेंशन मत लो, अभी यहाँ पे बुक में भी तुम्हारे बहुत अच्छे एग्जांपल दिया हुआ है, उससे भी रिलेट करवाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि रेक्टेंगल में एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है क्या? नहीं। तो जब रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती ही नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर है? नहीं।
इसकी सारी साइड्स इक्वल है? नहीं। अगर सारी साइड्स इक्वल ही नहीं है तो भाई इसने तो कंडीशन ही नहीं फुलफिल करी ना स्क्वायर की, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल है तो तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि तुम सारी प्रॉपर्टीज लगाकर देख लो, ये सब कुछ फॉलो करेगा। प्रॉपर्टीज लगाकर देख लो, सारी रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल के पास आएगा उसको बोलेंगे कि बेटा तुम बताओ अपनी प्रॉपर्टीज, क्या तुम्हारे पास इक्वल साइड है सारी? वो वहीं पे चुप हो जाएगा। तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट द स्क्वायर। अब इसको समझने के लिए एक तरीका और है। जैसे सपोज करो ये एक बंदा है, ठीक है, ये रहता है केरला में। ये कहाँ रहता है? केरला में। तो ये बोलता है कि मैं मलयाली हूं, ठीक है, और मैं एक इंडियन भी हूं। समझ आई? तो ये बंदा ए है, वो मलयाली भी है और इंडियन भी है, ठीक है। इंडियन तो है ही क्योंकि इंडिया में रहता है। मलयाली क्यों है? क्योंकि वो इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट में केरला में रहता है। क्लियर हो गया? अब एक और बंदा आया बी, उसने बोला मैं इंडियन हूं। तो क्या अब तुम बोल सकते हो कि बी भी मलयाली होगा? क्या तुम बोल सकते हो बी भी मलयाली होगा? नहीं, क्योंकि भाई वो तो दिल्ली में भी रह सकता है, यूपी में भी रह सकता है, मध्य प्रदेश में भी रह सकता है, गुजरात में भी रह सकता है, एंड सो ऑन, किसी भी स्टेट में रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। वो तो सिर्फ इंडियन है, उसने इतना पता है। ये ए बंदे ने इंडियन के साथ साथ कुछ नई प्रॉपर्टी जोड़ दी अपने साथ। उसने क्या प्रॉपर्टी जोड़ दी? कि वो केरला में रहता है। तो ए बंदे के पास इंडियन तो था ही, इंडियन का टाइटल तो था ही, प्लस उसने एक अलग सी प्रॉपर्टी अपनी लोकेशन की जोड़ दी। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि एवरी मलयाली इज अ इंडियन, तो क्या सही है? ऑफ कोर्स मलयाली इंडियन तो हो गई। सिमिलरली एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखो एवरी इंडियन इज एवरी मलयाली, ए जो मलयाली था, तो एवरी मलयाली इज एन इंडियन। सिमिलरली एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं कहूं क्या इज एवरी इंडियन अ मलयाली, क्या हर एक इंडियन मलयाली होगा? नहीं, क्योंकि भाई इसके पास केरला हो या नहीं हो ये हमें नहीं पता। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल भी एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि हमें नहीं पता उस रेक्टेंगल के पास इक्वल साइड्स हो या नहीं हो। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा? अगर नहीं भी समझ आ रहा, एक और चीज है जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा, मतलब मेरे को तो पूरा यकीन है कि तुम्हें आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन आपका डाउट पूछ लेना। फिर भी नहीं आए तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, एक और वीडियो बना दूंगी, आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब इससे एक और तरीका है। एक तरीका होता है इसको समझने के लिए वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है? अब वेन डायग्राम ना एक मैथ्स के लिए डायग्राम हमने इन्वेंट करा है। क्या होता है एक्चुअली? मैथ्स, रीजनिंग वगैरह वगैरह सबके लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक सर्कल बनाऊं या ओवल बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, उसमें मैं बोलती हूँ कि ये सर्कल में इनफाइनाइट डॉट्स है। सपोज ये सर्कल मेरा इंडियंस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियंस रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें इतने सारे डॉट्स हैं, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो हर एक डॉट एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक डॉट एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में ना हम ऑब्जेक्ट्स को, हम लोगों को, हम किसी भी चीज को एक ओवल, एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अब ये सिंपल, ये इंडियन थे, इस सर्कल के अंदर जितनी भी जगह है वो सारे इंडियंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं इस इंडियंस में कुछ लोग हो गए जो केरला में रहते होंगे, इस इंडियन में कुछ लोग हो गए जो केरला में रहते होंगे, और वो हो गए मलयाली। तो कुछ लोग, मतलब हल्का सा एक पार्ट ले लिया पूरी इंडिया में से, और मैंने बोल दिया कि इसके अंदर जो भी डॉट्स होगी वो होगी मलयाली, ठीक है। ये जो लोग जो होते हैं वो केरला में रह रहे हैं, ये वाले लोग, ये वाला जो छोटा सर्कल है वो हमारा केरला के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो बड़ा सर्कल है वो सारे लोगों को कर रहे हैं। इसमें मलयाली भी आ रहे हैं, इसमें दिल्ली वाले लोग भी आ रहे हैं, यूपी वाले लोग भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले लोग भी आ रहे हैं, कर्नाटका, कुछ भी, असम, कुछ भी, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे सर्कल में, इस छोटे सर्कल में सिर्फ वही वाले लोग आ रहे हैं जो केरला में रहते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम से तो और भी इजी हो गया। अब मैं बोलूं कि एवरी मलयाली इज अ इंडियन, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये मलयाली का जो सर्कल है वो एक्चुअली में इस इंडिया के सर्कल में ही तो आ रहा है, तो मैं बोलूंगी हर मलयाली, यहाँ पे जो मलयाली के सर्कल के अंदर ये जो डॉट्स बनी हुई है वो सारी डॉट्स एक्चुअली में इंडिया वाले गोले के अंदर ही तो आ रही है, तो इंडिया का ही तो पार्ट है एक। तो एवरी मलयाली इज एन इंडियन, ये बोल सकती हूँ। लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरी इंडियन इज अ मलयाली?
क्या हर एक इंडियन मलयाली है? नहीं। ये डॉट जो है वो इंडियन तो है, वो इंडियन के सर्कल में तो आ रहा है, लेकिन क्या ये डॉट मलयाली के सर्कल में आ रहा है? नहीं। तो एवरी इंडियन इज नॉट अ मलयाली, बट एवरी मलयाली इज एन इंडियन। समझ आया वेन डायग्राम? अब इसको एक्सटेंड करते हैं हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल के टर्म्स में। अब क्या करूं मैं? अब देखो, अगर मैं बोलूं ये पूरा सर्कल मेरा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जो सारे डॉट्स है इस सर्कल के अंदर, वो हर एक डॉट एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक छोटा सर्कल बनाया जो उन क्वाड्रिलेटरल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टाइप ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके जो साइड्स है वो इक्वल है, जिनके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं और जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल हो रहे हैं, ठीक है। इन पूरे रेक्टेंगल्स में से मैंने एक छोटा पार्ट निकाला और उस पार्ट में सिर्फ ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जो कि इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करेंगे अलोंग विद रेक्टेंगल। तो है ही वो अलोंग विद रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, वो ये 3 प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेंगे। तो ये छोटे सर्कल में, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये सारे स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल तो एक बड़ा सर्कल था और उसका कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो प्लस सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रही है। क्लियर हो गया? तो ये रेक्टेंगल है, जो सारे सर्कल्स है, इवन ये वाले डॉट्स भी, ये पूरा ये जो इस बाउंड्री में आ रहे हैं, बड़े वाले बाउंड्री में, वो सारे रेक्टेंगल है और ये छोटी वाली बाउंड्री में जो आ रहे हैं वो सारे स्क्वायर है। तो अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल? ऑफ कोर्स, ये जो स्क्वायर की बाउंड्री में आ रहे हैं, ये वाली जो चीज है वो रेक्टेंगल की बाउंड्री में तो आ ही रहे हैं ना, तो एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बोल सकती हूँ। लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर? नहीं भाई, ये वाली डॉट जो है वो रेक्टेंगल तो है ही, लेकिन क्या वो स्क्वायर के गोले में आ रही है? नहीं। तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। समझ आ गया? ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे चलकर और भी एक्सटेंड होएगा। समझ आ गया? तो अभी से ही बेसिक्स को कर लो स्ट्रॉन्ग। अब आई गेस इसके बाद थोड़ी बहुत हम वो करेंगे, प्रूफ वगैरह करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है क्या वो सच्ची में होती है कि नहीं होती, इसका प्रूफ करेंगे और बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे, फिगर इट आउट शायद उसके बाद, है ना। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।